सीधे तौर पर, पुर्तगाली ही नहीं, मैं सीधे पूरा यूरोप बोलूंगी, जिस समय यूरोप की कंपनियां भारत पहुंची थी व्यापार करने के लिए, उस समय तक भारतीय व्यापार पर और हिंद महासागर इंडियन ओशन, हिंद महासागर में जो व्यापार होता था, इस व्यापार में अरब व्यापारियों का वर्चस्व हुआ करता था। अरब जो व्यापारी थे, ठीक है, उनका वर्चस्व होता था। अरब व्यापारी कौन से? हाँ, क्योंकि लैंग्वेज कौन सी थी उनकी? अरबी भाषा, है ना। तो ये अरब के जो व्यापारी होते थे, इनका वर्चस्व था यहाँ पर। हाँ, क्योंकि एशिया से जब व्यापार होगा समुद्री मार्ग से, तो कहां से होगा? वो हिंद महासागर से होगा। ठीक है, लिखो, जिस समय, लिखो, इस समय तक 15वीं शताब्दी तक या 15वीं शताब्दी के दौरान, ऐसे भी लिख सकते हो, भारत एवं हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का वर्चस्व हुआ करता था। वर्चस्व किसका था? अरब व्यापारियों का वर्चस्व था। अब कौन आ गए? 15वीं शताब्दी के बिल्कुल लास्ट में कौन आ गया? 1498 में कौन आ गया? पुर्तगाली आ गए। अब जैसे ही पुर्तगाली आए, इन्होंने देखा कि हिंद महासागर में अरब व्यापारियों का वर्चस्व है, दे आर डोमिनेटिंग द ट्रेड इन इंडियन ओशन। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब इतना मुनाफा वाला व्यापार है, अरब व्यापारियों ने पूरा हिंद महासागर के व्यापार को नियंत्रित करके रखा है, इस व्यापार को तो अब हम नियंत्रित करेंगे। इतना प्रॉफिटेबल अगर कोई ट्रेड होगा तो उसमें हर कोई सोचेगा। तो अब क्या, वो 1502 में जब वापस से पुर्तगाली आए भारत में व्यापार करने के लिए, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री यहां पर स्थापित की कालीकट में, तो कहते हैं कि इस बार वो पूरी तैयारी करके आए थे और अपनी सरकार से अधिकार लेकर आए थे, अधिकार पत्र जिसे चार्टर कहते हैं। अपनी सरकार से एक अधिकार लेकर आए थे, अधिकार पत्र लेकर आए थे कि अब आप भारत जा रहे हो, वहां व्यापार करिए, ठीक है, वहां आप व्यापार करने की आपको पूरी अनुमति होगी। और इसके साथ साथ इन्होंने, कहते हैं कि ये जो पुर्तगाली थे, ये अरब व्यापारियों की तुलना में इनकी जो नौवहन प्रणाली थी, नेविगेशन सिस्टम इनका जो था, वो कहीं ज्यादा बेहतर था। तकनीकी इनके पास ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। वेपन्स इनके पास बहुत ज्यादा थे, हथियार इनके पास अरब व्यापारियों की तुलना में ज्यादा अच्छे थे। तो अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? इन्होंने ये जो क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र था, अब यहां से आएंगे, ये वाला जो क्षेत्र था, इस पर इन्होंने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ये जो पूरा हिंद महासागर वाला जो एरिया था, इसको इन्होंने अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। और इन्होंने एक लाइसेंस प्रणाली यहां पर लागू की, जिसे कार्टेज सिस्टम कहा जाता है। लाइसेंस प्रणाली, कार्टेज सिस्टम पुर्तगालियों ने लागू किया। अब सोच के देखिए, टेरिटरी कहां की है? हिंद महासागर है। लाइसेंस कौन दे रहा है? पुर्तगाली, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास समुद्र में चलने वाले जहाज, तकनीकी, नौवहन प्रणाली, हथियार औरों की तुलना में ज्यादा बेहतर थे, ज्यादा अच्छे थे। तो जिसके पास जितनी ज्यादा शक्ति होगी, उसी का शासन चलेगा ना। तो समुद्र में किसका शासन चलने लगा? पुर्तगालियों का शासन चलने लगा। लिखो, पुर्तगालियों के पास अरब व्यापारियों की तुलना में अधिक सक्षम नौवहन प्रणाली, जहाज एवं हथियार मौजूद थे मात्र 15 वर्षों में हिंद महासागर के व्यापार पर
मात्र 15 वर्षों में हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का नियंत्रण हटाकर अरब व्यापारियों का नियंत्रण हटाकर पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। कारण क्या 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 था बताइए? हिंद महासागर में पुर्तगालियों के वर्चस्व के पीछे कारण क्या था? उनके पास नौ परिवहन, ठीक है, नौ परिवहन, अच्छी नेवी, अच्छे वेपन्स उनके पास थे, नेविगेशन सिस्टम इनका स्ट्रांग था। इसीलिए इन्होंने क्या किया? हिंद महासागर में जो व्यापार होता था उसमें अपना कंट्रोल बना लिया, अपना डोमिनेंस क्रिएट किया, अपना वर्चस्व स्थापित किया इन्होंने। और जो अरब व्यापारी थे, अब इनको, अब एक बात बताइए, जब जहाज लेके खड़े हो जाते थे वो तो वेपन्स लेके, कोई भी व्यापारी आए अपनी जहाज लेकर उनके जहाजों को डुबो दिया करते थे, ये सामान सहित उनके जहाज को डुबो देते थे। अब जिसके पास समुद्र में शक्ति होगी वही तो शासन करेगा ना। तो डरने लगे लोग हिंद महासागर में पुर्तगालियों से कि कौन आ गए। अभी भारत पे जो भी अब यहाँ अब इन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार कैसे होगा, तो उन्होंने कहा भारत के साथ व्यापार करिए, एशिया में व्यापार करिए, लेकिन हम यहाँ आपसे शुल्क वसूलेंगे, पहले हमसे लाइसेंस लीजिए, उसके बाद व्यापार करिए। हाँ, उसे कहा गया कार्टेज सिस्टम। लिखो, पुर्तगालियों के द्वारा हिंद महासागर में कार्टेज व्यवस्था या कार्टेज प्रणाली लागू की गई। कार्टेज सिस्टम व्यवस्था या प्रणाली कार्टेज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्तुगीज इन इंडियन ओशियन। हिंद महासागर में पुर्तगालियों के द्वारा कार्टेज व्यवस्था या कार्टेज प्रणाली लागू की गई। अब हेडिंग लिखो, एक छोटी लिखो, कार्टेज प्रणाली क्या था, ये कार्टेज सिस्टम क्या था वो लिखेंगे हम। अभी कार्टेज सिस्टम समुद्र में व्यापारियों और जहाजों, लिखो, लिखने की स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। देखो, कार्टेज प्रणाली हिंद महासागर में या समुद्र में व्यापारियों एवं जहाजों पर लागू की गई एक लाइसेंस प्रणाली थी। व्यापारियों एवं जहाजों पर लागू की गई एक लाइसेंस प्रणाली थी। मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा तब आप यहां से व्यापार कर पाएंगे। हाँ हाँ, जो जो मेन कंपनी है ना, अब वो वसूल कर रही है, वो लाइसेंस दे रही है सबको। चाहे फिर उनके साथ वाले, मतलब और कोई यूरोप से आने वाली कोई दूसरी कंपनी हो, अरब के व्यापारी हो, कोई भी व्यापारी हो, उनसे परमिशन लेंगे, पहले उनसे लाइसेंस लेंगे। अब लाइसेंस कैसे दिया जाएगा? शुल्क लिया जाएगा, है ना। तो लिख लो, लाइसेंस के एवज में इन व्यापारियों से, एवज मतलब बदले में, या उसका मूल्य भी तो लिया जाता था ना, व्यापारियों से शुल्क वसूला जाता था। व्यापारियों से शुल्क, लिखो क्या, लिख लिया ना, शुल्क वसूला जाता था। ठीक है, मतलब ये कि मात्र 15 वर्षों में पुर्तगालियों की जो पोजीशन थी वो इंडियन ओशन, हिंद महासागर में कैसी हो गई? बहुत ज्यादा मजबूत हो गई, बहुत स्ट्रांग पोजीशन उनकी हो गई व्यापार में। अब आप सोच के देखिए, भारत के साथ इतना समृद्ध व्यापार है, अगर एशिया, अगर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ भी अगर कोई व्यापार करता होगा तो इधर से जाएगा, तो कहां से जाएगा? इंडियन ओशियन से जाएगा। इंडियन ओशियन में कौन है? पुर्तगाली। तो ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब लिखो एक दो कंपनीज और लिखो।
अब क्या हुआ, जैसे जैसे जो पुर्तगालियों का यहाँ पर वर्चस्व बढ़ता चला गया, वैसे वैसे पुर्तगाल की सरकार के द्वारा यहाँ के लिए कुछ गवर्नर्स अपॉइंट किए गए, गवर्नर्स, है ना। सबसे पहले कौन आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लिखो लिखो, पहले पुर्तगाली, भारत आने वाले पहले पुर्तगाली, लाइनें लिखते चलो, इसमें पॉइंटर फॉर्मेट में लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, पॉइंटर फॉर्मेट में लिखते चलो बेटा, पॉइंट्स बना बना के नहीं लिखते, ऐसे पॉइंट्स बना बना के लिखते चलिए आप। भारत आने वाले पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्मीडा थे। इनके पश्चात, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनके पश्चात अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क गवर्नर के रूप में भारत पहुंचे। ठीक है, ये भारत पहुंचे, हाँ पुर्तगाली ही लिख रहे हैं अभी हम, ठीक है लिखो। ये 1509 के आसपास इनका बहुत वर्चस्व बढ़ा था, इनका 1509 में भारत में। उसके बाद लिखो 1510 में, 1510 में, हाँ बेटा पॉइंटर फॉर्मेट में आप लिखते चलो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, 1500 वर्ष 1510 में पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा प्राप्त किया, बीजापुर से गोवा प्राप्त किया। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था कि जिस समय ये विदेशी कंपनियां, यूरोपीय की जो कंपनी थी भारत में पहुंची थी, उस समय भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। मैंने बताया था जब पुर्तगाली आए उस समय ऊपर नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में कौन थे, दिल्ली सल्तनत थी, है ना। दक्कन में कौन था, दक्कन में बहमनीज थे, बहमनी, और साउथ में विजयनगर थे। ठीक है, वेरी गुड, आपको याद है, अच्छा लगा मुझे। ये वाला जो एरिया था ये बहमनीज के अंडर में था, ठीक है। और ये जो बहमनी साम्राज्य था ये 5 हिस्सों में टूट चुका था। कितने हिस्सों में टूट गया था, 5 हिस्सों में टूट गया था। इसके जो 5 हिस्से थे उनमें कौन कौन सा आता है, एक बार मैं आपको नाम बता देती हूँ, आपको याद करने में आसानी होगी। ये अहमदनगर, अहमदनगर, लोकेशन देखते रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अहमदनगर, फिर ये बीजापुर, ठीक है। इसके बाद यहां ऊपर बरार, ये बीदर, और ये इधर गोलकोंडा, ये हो गया बरार, ये बीच में ये बीदर, और ये गोलकोंडा। ये बहमनी साम्राज्य, जो इसको क्या कहा जाता, बहमनी सल्तनत, इसको दक्कन की सल्तनत के नाम से भी जाना जाता था। क्या जाना जाता, दक्कन की सल्तनत, डेक्कन सल्तनत, ठीक है। और ये 5 हिस्सों में टूट गया था। कौन कौन से हिस्से थे इसके, जल्दी से नाम बोलिए। अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकोंडा, ये 5 हिस्से थे बहमनी के। तो जब पुर्तगीज भारत आए तो सबसे पहले तो इन्होंने केरल को अपने साइड किया, कालीकट पहुंचे ये, है ना। कालीकट में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। कालीकट के बाद कोचीन में भी इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री बनाई थी, वहां पे किला भी इन्होंने बनाया था, किलेबंदी भी की थी। लिख लीजिए वहां पे एक लाइन कि कालीकट के बाद कोचीन में भी
एक फैक्ट्री स्थापित की गई फैक्ट्री का मतलब भी समझाऊंगी यहाँ फैक्ट्री क्या थी, ठीक है। फैक्ट्री स्थापित की गई और उसकी किलेबंदी की गई, और उसकी किलेबंदी की गई, ठीक है। अब देखो, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ना इंडिया का, समझने वाली बात क्या है, जो पुर्तगाली जब भारत आए थे तो उनका जो मेनली जो वर्चस्व था वो कहाँ था, इस पश्चिमी तट की तरफ था, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ था। एक तरफ हमने देखा केरल में उनकी पोजीशन स्ट्रांग हुई, उसके बाद यहाँ पे क्या है, गोवा है ना, और गोवा किससे लिया इन्होंने, बीजापुर से। अभी लिखा ना आपने, वो बीजापुर कौन सा है, ये बहमनी साम्राज्य का ही एक हिस्सा हुआ करता था, ये जो टूट गया था ना। बहमनी साम्राज्य विखंडित होकर कितने हिस्से बने, 5, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकोंडा। ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सा है, क्वेश्चन नहीं सुना आपने ध्यान से, ईस्टर्न कोस्ट पूर्वी तट पे कौन सा था, गोलकोंडा थे। और वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन सा, बीजापुर और अहमदनगर। अहमदनगर नॉर्थ में है, बीजापुर थोड़ा, ठीक है। तो इन्होंने बीजापुर से गोवा लिया 1510 में, और उसके बाद से गोवा इनका प्रशासनिक केंद्र बन गया। आप सोच लीजिए, आप बीजापुर से इन्होंने गोवा लिया पहले व्यापार करने के लिए, और फिर इन्होंने गोवा को अपने प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। लिखो लाइन क्या लिखी आपने, फटाफट बताइए। 1510 में इन्होंने बीजापुर से गोवा प्राप्त किया, और अच्छा ये वहां पे लिखना था कालीकट के बाद, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखो। 1510 से के पश्चात गोवा पुर्तगाली व्यापारियों का एक मुख्य प्रशासनिक केंद्र बना, या मुख्य प्रशासनिक केंद्र रहा। प्रशासनिक केंद्र का मतलब समझते हो, प्रशासन मतलब अब यहाँ पे बैठ के ये रूल रेगुलेशन भी बनाएंगे। व्यापार करने वाली एक कंपनी आके क्या कह रही है कि अब हम नीतियां बनाएंगे। अब इनसे पूछा गया नीतियां किसके लिए बनाओगे, उन्होंने कहा हम व्यापार के लिए नीतियां बनाएंगे, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए होगा, व्यापार के लिए होगा, ठीक है। तो गोवा में इनकी पोजीशन स्ट्रांग। गोवा के साथ साथ इन्होंने यहाँ इधर, जैसे आप आगे की तरफ आओगे इधर मुंबई, ठीक है, मुंबई अभी लिखना मत, ठीक है, सूरत, ये इधर अहमदनगर है ना। तो इन्होंने, ये जो कहने का मेरा मतलब ये है, ये वाला जो एरिया था, इस एरिया पे भी पुर्तगालियों का ही नियंत्रण बन गया, ठीक है। लिखो, पुर्तगालियों ने गोवा के साथ साथ सूरत, भड़ूच, अहमदाबाद, सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद में भी अपना व्यापारिक नियंत्रण स्थापित किया, में भी अपना व्यापारिक नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, ये पुर्तगीज की पोजीशन थी इंडिया में। अब पुर्तगालियों के बाद देखो, पुर्तगाली सबसे पहले कब आए, 1498 में। अब पुर्तगालियों के बाद अगर यूरोप की कंपनी का फॉर्मेशन हम देखें, मतलब कंपनी का गठन अगर देखें, अगर हम सीक्वेंस देखते हैं कि यूरोप की कंपनियों का गठन कब कब हुआ, तो पहले तो कौन सी कंपनी आई थी, पुर्तगाली आई थी। पुर्तगालियों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। किसका गठन हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, ठीक है। इसका गठन हुआ था 1599 में, 1599 में,
और इसको चार्टर मिला था एशिया, और विशेष रूप एशिया में, भारत में इधर व्यापार करने के लिए, मतलब ईस्ट में व्यापार करने के लिए चार्टर इनको मिला था 31 दिसंबर 1600। ठीक है, तो दूसरा जो गठन के हिसाब से जो नाम हम लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद डच कंपनी, इसके बाद डेनमार्क से जो आई थी कंपनी। डच कहां से आए थे? डच कहां के थे? दे केम फ्रॉम नीदरलैंड। ठीक है, डेन, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन से आए थे? फ्रेंच। हाँ एक ही, फ्रांसीसी लिख लो, या फ्रेंच कंपनी या फ्रांसीसी कंपनी। ठीक है, तो ये उनके गठन के हिसाब से उनका सीक्वेंस है। ठीक है, ये क्रम है उनका। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी, उसके बाद ब्रिटिश, फिर डच, फिर डेन, और सबसे लास्ट में फ्रेंच। अब भारत में किसकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग रही थी, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी? सबसे पहले भारत में प्रभाव बनाया किसने? पुर्तगालियों ने। फिर कुछ समय के लिए, कहते हैं कि जो हिंद महासागर वाला एरिया था ना, वहां पर और भारत में कुछ समय के लिए दूसरे नंबर पे प्रभाव बनाया था डच ने। और फिर किसने बनाया था? फिर ब्रिटिशर्स ने, और फिर फ्रेंच ने। और लास्ट में ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम कहते हैं ना कि भारत में 16 महाजनपद थे। सुना होगा ना, नाम सुना होगा ना महाजनपद का। हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे जो ऐतिहासिक जो स्रोत हैं, जो प्रमाण हैं, उनके हिसाब से हम क्या कहते हैं, कितने महाजनपद थे? 16। 16 में से भी 4 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, शक्तिशाली थे। 4 में से भी 2 और भी ज्यादा शक्तिशाली थे, अवंती और मगध। और इन दोनों में से भी जो सबसे सुप्रीम था वो कौन था? मगध था। तो सिमिलर यहां पे हो जाएगा, ये कंपनीज थी, लेकिन इनमें से सबसे पहले प्रभाव पुर्तगालियों ने बनाया। इन पुर्तगालियों का प्रभाव खत्म इसने किया, किसने किया? डच ने। बहुत हद तक जो पुर्तगीज का जो डोमिनेंस था, जैसे अरब व्यापारियों का जो डोमिनेंस था, प्रभाव वर्चस्व था, उसको पुर्तगालियों ने खत्म किया। ऐसे पुर्तगालियों के प्रभाव को खत्म किसने किया? डच ने खत्म किया। ठीक है, और उसके बाद इन सब को खत्म किसने किया? ब्रिटिश। ठीक है, ये 2 बड़े स्टार के रूप में आए थे, ये ब्रिटिश और फ्रेंच। और इन दोनों में से भी सस्टेन कौन किया? किसने? फिर अब कौन यहाँ पे स्थापित हो गया? ब्रिटेन स्थापित हो गया, बाकी सब यहाँ से चले गए, सबको निकाल दिया गया। गए तो अपनी इच्छा से तो बेचारे जाते नहीं, है ना, मजबूर करके भेजा गया उनको। और किसने मजबूर किया? ब्रिटिशर्स ने मजबूर किया। तो ये एक सीक्वेंस है। हाँ, कौन? ब्रिटिश नहीं चाहते थे, इसीलिए तो उनको भगाया ना मजबूर करके कि भागो, वरना यहीं कहीं सब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब अगली कंपनी हम लिखेंगे डच कंपनी, लिखो। हाँ, वैसे गठन के हिसाब से हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले लिखी है। डच का जो गठन हुआ था 1602 में हुआ है। डच कंपनी का गठन कब हुआ? 1602 में, लेकिन फिर भी हम इसे पहले लिखेंगे। लिखो डच कंपनी, हेडिंग बनाओ, जैसे आपने पुर्तगाली कंपनी लिखी थी उसी तरीके से आप डच कंपनी। इसका गठन वर्ष 1602 में हुआ। गठन इसका 1602 में हुआ। अब देखो, इसके लिए इसकी खास बात क्या है? इस कंपनी की खास बात ये है कि इसको, इसकी जो गवर्नमेंट थी, कहाँ की गवर्नमेंट थी? नीदरलैंड की। नीदरलैंड की सरकार ने जब इनको व्यापार करने की अनुमति दी, जब इनको कहा कि आप ईस्ट की तरफ जाकर व्यापार कीजिए, जितनी भी कंपनियां हैं सब कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कि आप जाइए ईस्ट की तरफ व्यापार करिए। तो जब इनको अनुमति दी गई व्यापार करने की, तो उनको पहले से पता था कि इस क्षेत्र में, हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, ईस्ट में पुर्तगालियों का वर्चस्व है। ठीक है,
यहाँ की सरकार ने इनको पहले ही ये अनुमति दे दी कि हम आपको, अनुमति क्या, अधिकार दे दिया कि जिस तरीके से सरकार काम करती है ना, वैसे ही हम आपको एज अ सेमी गवर्नमेंट आपको कुछ राइट्स देते हैं। आप कैसे संस्था के रूप में काम करोगे जो जिसके पास कुछ अधिकार होंगे? उन्होंने कहा कौन से अधिकार? इन्होंने कहा कि आपके पास, मतलब डच कंपनी के पास उनकी सरकार के द्वारा दिए गए कुछ अधिकार थे, जिसमें युद्ध करने का अधिकार, मतलब अगर आवश्यकता पड़े या आपको युद्ध करना पड़े तो आपको परमिशन लेने के लिए यहां तक आने की आवश्यकता नहीं है, युद्ध कर लेना। मतलब इनके विवेक पर छोड़ दिया गया कि आप डिसाइड करो। युद्ध करने की अनुमति, कि आप युद्ध कर सकते हो, अगर आपको आवश्यक लगे तो आप संधि कर सकते हो, अगर आपको आवश्यक लगे तो आप किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकते हो, किसी क्षेत्र पर अधिकार कर सकते हो। अब किसी क्षेत्र पर अधिकार करेंगे तो युद्ध की संभावना तो अपने आप ही बन जाएंगी, है ना। उनको कहा कि आप अब वहां पर अगर आप फैक्ट्री लगाते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको किलेबंदी करने का भी अधिकार है। फोर्टिफिकेशन, राइट ऑफ फोर्टिफिकेशन। तो ये अधिकार दिए गए वहां की सरकार के द्वारा डच कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, क्षेत्र पर अधिग्रहण करने, किलेबंदी करने, व्यापार तो था ही था, व्यापार करना, फैक्ट्री स्थापित करना, ये सब अधिकार तो था ही था। ये अधिकार भी उनको दिए गए, ये सब अधिकार आपके पास होंगे। आप डिसाइड करो कि आपको कहां, कब, किस परिस्थिति में किससे युद्ध करना है, किससे संधि करनी है। ये एक खास बात थी इसके पास, डच के पास। दूसरा जो पॉइंट बनता है वो ये कि जो डच कंपनी थी, इन्होंने एक, अब वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, तकनीकी और विकसित हुई। तो पुर्तगालियों के जहाज कैसे थे? भारी थे, बड़े थे। इन्होंने अपने जहाज अलग बनाए जिन्हें कहा जाता था फ्लूइड शिप। फ्लूइड, फ्लूइड शिप मतलब जहाज। फ्लूइड शिप मतलब जो आगे से बिल्कुल नैरो हो। देखो, मान लीजिए, देखो जहाज तो बनाना नहीं आता, नाव बना के देखते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पोर्शन है आगे से, कैसा है? नैरो है ना। अब नैरो होगा तो पानी को तेजी से काटेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसकी खास बात ये थी, एक तो ये आगे से नैरो था, दूसरा इसका जो वजन था, ठीक है, वजन कैसा था? कम, वजन कम था जहाज का। और इसकी जो गति थी, जो स्पीड थी, वो कैसी थी? तीव्र। क्यों? क्योंकि कैसा, ये नैरो है तो स्पीड में आगे बढ़ेगा, और वजन इसका कम है। अब वजन कम होने से क्या लाभ हुआ होगा, इनको बताइए। वजन कम होने से क्या लाभ होगा? जहाज का अपनी कैपेसिटी होती है कि कितना वजन लेकर चल सकता है। अब अगर जहाज में ही वजन ज्यादा है तो उसके ऊपर जो वस्तुएं होंगी, जो ट्रेड कमोडिटीज होंगी, वो कम रखी जाएंगी। तो डच के पास जो टेक्नोलॉजी थी उससे उन्होंने ऐसे जहाज बनाए कि जहाज का वजन कम था। जहाज का वजन कम होगा तो वो सामान ज्यादा भर के ले जाएंगे, और सामान ज्यादा भर के ले जाएंगे तो उनको मुनाफा भी ज्यादा होगा। और यही वो दो चीजें थी जिनकी वजह से बहुत कम टाइम में जो डच थे, इन्होंने पुर्तगालियों के वर्चस्व को समाप्त कर दिया। ठीक है, लिखो, ये लिख लिया ना आपने कि डच कंपनी के पास फ्लूइड शिप थे जिनका वजन कम
और गति लिख लिया ना हमने, आप जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपने शॉर्ट में लिख लिया तो दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, तो इन दोनों का लाभ क्या हुआ, लिखो, इन दोनों ही परिस्थितियों का लाभ ये हुआ, या सीधे लिखो, परिणाम स्वरूप डच कंपनी को व्यापार में अधिक मुनाफा हुआ, व्यापार में अधिक मुनाफा हुआ। ठीक है, अब पहली डच फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश हुई, हम उसके बारे में लिखते हैं। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि बीजापुर से गोवा किसे प्राप्त हुआ था, किसने लिया था, पुर्तगीज ने, है ना। उसी तरीके से डच ने किससे हेल्प ली, डच ने हेल्प ली गोलकोंडा से, और गोलकोंडा से उन्होंने परमिशन ली, यहाँ गोलकोंडा के राजा ने उनको एक अधिकार अनुमति पत्र उनको प्रदान किया। लिखो, डच कंपनी को, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, डच कंपनी को गोलकोंडा के शासक के द्वारा एक फरमान प्राप्त हुआ। फरमान, ये एक तरीके से अनुमति पत्र है, ठीक है, आधिकारिक अनुमति पत्र। ठीक है, आधिकारिक मतलब किसी अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया हो, समझ गए, तो ये आधिकारिक अनुमति पत्र था ये। तो डच कंपनी को गोलकोंडा के शासक के द्वारा एक फरमान प्राप्त हुआ, ठीक है, जिसके पश्चात वर्ष 1606 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो डच फैक्ट्री सबसे पहले कहां, मसूलीपट्टनम, ठीक, 1606। ठीक है, इसके अब मसूलीपट्टनम के अलावा इनकी जो फैक्ट्रीज थी उनके बारे में भी लिख लीजिए। लिखो, इसके अलावा देखो, वेस्ट कोस्ट के नाम लिखते हैं पहले, गुजरात वाले लिख लेते हैं। ठीक है, लिखो, गुजरात में सूरत, हाँ, इसके अलावा सूरत, भड़ोच, कैम्बे, हाँ हाँ वही एरिया आ जाता, कैम्बे, अहमदाबाद, अभी 4 नाम लिखे हैं, अब ब्रैकेट में लिख दो गुजरात, और नाम साथ साथ में याद करते रहना। ठीक है, कौन कौन सा अभी नाम बोला हमने, सूरत, बड़ौच, कैम्बे, अहमदाबाद, ये है ना, ये कहाँ हो गए, गुजरात में। कॉमा लिखो, कॉमा करके लिखो। उत्तर प्रदेश का आगरा, उत्तर प्रदेश, हाँ, उसके बाद पटना, बिहार, पटना बिहार, उसके बाद लिखो चिनसुरा, ये बंगाल, में भी डच फैक्ट्रियां स्थापित की गई, ठीक है, अब इसके बाद देखो, मसूलीपट्टनम पहले लिख लिया था। अब यही साउथ इंडिया में ही पुलिकट में इनका एक मेन सेंटर था। लिखो, पुलिकट
यस, फुल्ली कट डच व्यापारियों का मुख्य केंद्र था। ठीक है, तो ओवरऑल हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो पुर्तगीज थे उन्होंने अपना डोमिनेंस क्रिएट किया, फिर उसके बाद साउथ इंडिया। अब आप एक काम करो, होमवर्क लिखो अब। अच्छा, मैं 2 दिन से जो होमवर्क दे रही हूँ कर रहे हो आप ईमानदारी से? कल कौन सा होमवर्क था? बाल्टिक नेशंस ना, नाम याद कर लिए? जो जितना ज्यादा मुस्कुरा रहा है ना उसको नहीं, उसने नहीं किया है। कर लिया? नाम याद कर लिए? पीछे वाले कर ले? बताइए बताइए। तीसरा नाम क्या बोला? लिथुआनिया, वेरी गुड। और है कहाँ पे यूरोप में? लोकेशन बताओ थोड़ा। रशिया के ही पास में है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा, जो हमने कल 3 ट्रेड रूट हमने देखे थे, वो तीनों ही ट्रेड रूट आप में से किसने ईमानदारी से जाके मैप में जरा उनकी लोकेशन फिल की हो? कोई है ऐसा? रिवीजन किया किसी ने? मैप में जाके फाइंड आउट किया कि कहां से जाता है ये रास्ता? नहीं देखा ना? होमवर्क लिखिए और एक काम करिएगा, मैप लेके आइएगा, ठीक है? और आज जितने, अब अच्छा अभी तक तो मैं लोकेशन आपको बता रही थी ना, अब नहीं बताऊंगी, अब मैं सिर्फ नाम बता लिखाऊंगी। लोकेशन आपको खुद से सर्च करके मैप में फिल करनी है, और अगली जो क्लास होगी उस क्लास में टॉपिक आगे तब बढ़ेगा जब आपके मैप होमवर्क के साथ कंप्लीट के साथ मिल जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप मैप बना भी सकते हैं और आप मैप ला भी सकते हैं मार्केट से, ले आना, लोकेशन फिल कर लेना, ठीक है ना? अब लोकेशन आप खुद ढूंढिए, कहाँ पे है चिंसूरा, कहाँ है? सिर्फ चिंसूरा नहीं ढूंढना, एग्जाम्पल है ये। खुश मत हो, सिर्फ एक ही नाम बोला मैम ने। अभी तक जितने भी नाम लिखे हैं ना, ये सारे लिख के लाने, उसमें मेंशन करना है लोकेशन। थोड़ी मेहनत करो सारे। हाँ ठीक है, घबरा गए, परेशान हो गए? ठीक है, तो डच ने क्या किया? पुर्तगीज का डोमिनेंस कम किया। आपने लिख लिया ये लाइन? हाँ, नेक्स्ट लाइन लिखो। डच कंपनी के द्वारा पुर्तगालियों के वर्चस्व को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया, काफी हद तक समाप्त कर दिया गया। अब लिखो डेन कंपनी, लिखो डेनिश कंपनी है डेन। कहां से आए थे ये? डेनमार्क से। लिखो इसका गठन, नेक्स्ट हेडिंग है डेन कंपनी या डेनिश कंपनी। इसका गठन वर्ष 1616 में हुआ। हम्म 1616 1616 हुआ, ठीक है। इनके द्वारा दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की गई, अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की गई। ब्रैकेट में टाइम लिख लेना, 1620।
1620। इनका मुख्य केंद्र बंगाल के सेरामपुर में स्थापित किया गया। सेरामपुर, बंगाल के सेरामपुर। में स्थापित किया गया, बंगाल का। टाइम लिखो 1676, 1676। ठीक है। अब देखो डेनिश कंपनी जो थी ना, इनका जो मेन जो फोकस था ट्रेड का, वो इंडिया मेन फोकस नहीं था। इनका मेन फोकस था साउथ ईस्ट एशियन, ये जो आइलैंड नेशन कहा जाता है, मसालों के जो द्वीप थे ना, यहाँ पर इनका मतलब मेन फोकस था। लिखो इनकी मुख्य व्यापारिक गतिविधियां, इनकी मुख्य व्यापारिक गतिविधियां मसालों के द्वीप कौन से हैं? ये स्पाइस आइलैंड्स कौन से हैं? हाँ, मलेशिया, इंडोनेशिया। मसालाई द्वीप के नाम से भी ये पॉपुलर है ये एरिया, है ना। इनकी मुख्य व्यापारिक गतिविधियां मसालाई द्वीप या मसालों के द्वीप में थी। इसलिए भारत के व्यापार में इनकी भूमिका कम रही। भारत के व्यापार में इनकी भूमिका कम रही। अब नेक्स्ट लिखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हेडिंग। इसका गठन कब हुआ? 1599 में इसका गठन हुआ। इट वाज फॉर्म्ड, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1599। 1599 में इसका गठन हुआ। इकतीस दिसंबर वर्ष 1600 में 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इकतीस दिसंबर 1600 ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे चार्टर प्राप्त हुआ। चार्टर ब्रैकेट में लिख लेना, अधिकार पत्र। हाँ। चार्टर का मतलब होता है अधिकार, मोनोपोली होता है एक अधिकार। हाँ, अभी यहाँ चार्टर का मतलब क्या हो गया? अधिकार पत्र। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें एक चार्टर प्राप्त हुआ। चार्टर, चार्टर। इसीलिए आप देखो, आपने नाम सुने होंगे चार्टर एक्ट, है ना। तो वो, हाँ, तो वो चार्टर क्या है? वो अधिकार है, वो अधिकार पत्र। मतलब इन चार्टर एक्ट्स के माध्यम से क्या क्या किया जा रहा था? बार बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इनको व्यापार करने का और ज्यादा अधिकार इनको दे रही थी। उसमें और विस्तार कर रही थी। हर बार 20 सालों के लिए बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, इस तरीके से। ठीक है, चार्टर इनको प्रदान प्राप्त हुआ। अब ये चार्टर किस लिए दिया गया था इनको? ईस्ट में व्यापार करने के लिए। ईस्ट में, तो यूरोप से ईस्ट कौन सा पड़ेगा? एशिया की तरफ, है ना। लिखो इस चार्टर के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, शॉर्ट में इसे ऐसे लिख सकते हो आप, समझ में आ जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो कैसे? अब इनको ईस्ट में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई,
ठीक है, 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में। अब ये निकल पड़े वहां से कि अब चलो ईस्ट की तरफ अब व्यापार करेंगे। ठीक है, कहते हैं कि 1600 में भले ही इनको व्यापार करने के का अधिकार मिल गया, चार्टर मिल गया इनको, लेकिन इन्होंने शुरुआत में ही भारत में अपनी प्रेजेंस बहुत अच्छी नहीं बनाई। भारत में इन्होंने व्यापार नहीं किया शुरुआत में ही। व्यापार कहाँ किया इन्होंने? साउथ ईस्ट एशिया में। वहां पर भी कहाँ, जो ये स्पाइस आइलैंड की जो हम बात कर रहे थे, मसालाई द्वीपों की जो हम बात कर रहे थे, इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये मुख्य रूप से व्यापार करते थे। ठीक है, तो इस परिस्थिति को समझते हैं जरा। यहाँ पर स्पाइस आइलैंड, ठीक है, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी कहाँ पर? यहाँ स्पाइस आइलैंड्स। ठीक है, ये इंडोनेशिया वाला जो रीजन है यहाँ पर। कहते हैं कि वर्ष 1611 तक, कब तक? वर्ष 1611 तक इनका जो मुख्य जो व्यापार था वो कहाँ से होता था? इन्हीं इंडोनेशियाई आइलैंड से, इनका इंडोनेशियाई द्वीपों से इनका व्यापार होता था वर्ष 1611 तक। ठीक है, अब जब 1611 तक जब ये यहाँ पे व्यापार करते रहे, तब इनको ये ऐसा नहीं है कि इससे पहले इन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए कभी परमिशन लेने की कोशिश नहीं की है, कभी भारत की तरफ ये नहीं आए, प्रयास कर रहे थे ये 1605 से ही। 1608 में तो इन जो ब्रिटिश जो रूलर थे, है ना, उन्होंने अपनी तरफ से एक व्यक्ति को भेजा भी कि जाइए, और वहां पूरे हिंदुस्तान में कौन शासन कर रहा है? मुगल शक्ति शासन कर रही है। तो मुगल शासक जहांगीर, उनसे परमिशन लीजिए कि हमें आपके यहाँ, आपके साम्राज्य में हमें यहाँ व्यापार करना है, तो हमें फैक्ट्री लगाने की, व्यापार करने की अनुमति दीजिए। 1608 में ही उनको भेजा गया। 1609 में मतलब पहुंच गए थे वो मुगल दरबार में। ठीक है, प्रयास वो कर रहे थे, लेकिन मेनली जो उनका व्यापार होता था 1611 तक कहाँ हुआ? इंडोनेशियन आइलैंड्स में। कहते फिर वो उन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, मार्केट को ऑब्जर्व किया, एंड देन दे रियलाइज्ड कि इंडोनेशियन आइलैंड्स में, इन इंडोनेशियाई द्वीपों में भारत में निर्मित सूती वस्त्र की बहुत ज्यादा डिमांड है। कहां पर डिमांड? कहां पर? यहां पर किसकी डिमांड थी? भारत में निर्मित सूती वस्त्र की डिमांड थी। इंडिया के कॉटन, ठीक है, की डिमांड कहां पे थी? यहां पर। तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा डिमांड है यहाँ पर इसकी, तो जरा हम एक काम करें, थोड़ा देखें, यहाँ से इंडिया का कॉटन लेकर आते हैं। अब ये पहुंच गए मसूलीपट्टनम। कहाँ पहुंच गए? मसूलीपट्टनम। और मसूलीपट्टनम से इन्होंने कॉटन खरीदा, और कॉटन खरीद के उसे कहाँ बेचा? उसे स्पाइस आइलैंड में बेचा, और एज अ बार्टर कॉमोडिटी यूज किया। बार्टर कॉमोडिटी का मतलब क्या? एक विनिमय वस्तु के रूप में इसका इस्तेमाल किया। भारत के सूती वस्त्र को इन्होंने विनिमय वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया। किस चीज के लिए? यहां से मसाले खरीदने के लिए। ठीक है, तो जब इन्होंने यहां से भारत के सूती वस्त्र यहां बेचे, ठीक है, और उन सूती वस्त्रों के बदले में इन्होंने यहां से क्या खरीदा? मसाले। और ये मसाले लेके वो कहां पहुंचे? यूरोप। और जब उन्होंने ये बार्टर सिस्टम यूज किया एक जगह यहां पर, ठीक है, तब उनको समझ में आया कि ये तो बहुत ही, ये तो, उन्होंने कहा ये क्या हो गया। कुछ समय तक तो उन्हें होश नहीं रहेगी हुआ क्या, क्योंकि जब वो सीधे यहां से मसाले खरीद के व्यापार कर रहे थे, तो उनका जो व्यापारिक जो लाभ होता था 20%, 40%, इसके सराउंडिंग इतना ही रहता था लगभग। उन्होंने कहा कि यहाँ तो मसाले बड़े महंगे हैं और इतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। और जब उन्होंने ये ट्रायंगल यूज किया कि यहाँ से सूती वस्त्र यहाँ लेकर गए, इनके बदले में यहाँ से मसाले खरीदे, और फिर वो मसाले जाके बेचे, टोटल जो उनकी लागत लगी और जो प्रॉफिट निकल के आया, दैट वाज मोर देन 200%। 200
मतलब ये कि यहां पे जिस चीज की डिमांड थी उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, समझ गए? सूती वस्त्र की कीमत यहां बहुत ज्यादा थी, ठीक है? तो इसीलिए अब देखो, जिस चीज की कीमत डिमांड जितनी ज्यादा होगी उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। तब उनको रियलाइज हुआ कि 200 गुना से ज्यादा प्रॉफिट, इतना ज्यादा प्रॉफिट। तब उन्होंने सोचा कि भारत के साथ व्यापार करना तो बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो उन्होंने ये, इसे कहा जाता है कि एक त्रिकोण बनाया, व्यापारिक त्रिकोण बनाया उन्होंने, ठीक है, जिसमें उन्होंने भारत, ये इंडोनेशियाई द्वीप और यूरोप, इस तरीके से उन्होंने व्यापार करना शुरू किया, ठीक है। तो उन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम में उन्होंने सूती वस्त्र का व्यापार करना शुरू किया। लिखो, अब लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष 1611 तक वर्ष 1611 तक इंडोनेशियाई द्वीपों में व्यापार कर रही थी, जिससे उन्हें लगभग 20 से 40% तक लाभ प्राप्त हो रहा था। 20 से 40, 20 to 40, कहीं 20%, कभी 20%, कभी थोड़ा ज्यादा, 20 से 40% तक लाभ प्राप्त हो रहा था। 1611 के पश्चात भारत के मसूलीपट्टनम से सूती वस्त्रों का व्यापार करना प्रारंभ किया। मसूलीपट्टनम से सूती वस्त्रों का व्यापार करना प्रारंभ किया। इस सूती वस्त्र को एक विनिमय वस्तु के रूप में, एक विनिमय वस्तु के रूप में मसालाई द्वीपों में उपयोग किया गया। ब्रैकेट में लिखना बार्टर कमोडिटी, एज अ बार्टर कमोडिटी, हाँ, मसालाई द्वीपों में उपयोग किया। They used India's cotton as barter commodity. उन्होंने भारत के, ये जो मसूलीपट्टनम के जो सूती वस्त्र थे, इनका मसालाई द्वीपों में एक विनिमय वस्तु के रूप में उपयोग किया, जिसके पश्चात इनका लाभ 200 गुना से भी अधिक हो गया। जिसके पश्चात इनका लाभ 200 गुना से भी ज्यादा हो गया। अतः 1611 के पश्चात इन्होंने भारत के व्यापार पर अधिक, भारत के साथ व्यापार पर अधिक जोर दिया। ठीक है, अब देखो, जब उन्हें इंडिया से, जब ये लगा कि अब इंडिया से ट्रेड करना बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, तो अब उन्होंने फोकस किया कि अब इंडिया में एंट्री करो, यहां से व्यापार करना शुरू करो। तो उस समय सूती वस्त्र के कौन कौन से मुख्य केंद्र थे, ये आपका अगला होमवर्क है। होमवर्क लिख लो, मैंने आपको बोला था एक छोटी डायरी ले लेना, है ना? तो लिखो, 17वीं शताब्दी के, हाँ हाँ होमवर्क है, भारत में मुख्य केंद्र बताने हैं आपको
सूती वस्त्र के केंद्र। एक कॉपी खरीद लेना, उसमें आप अपना होमवर्क नोट करना, ठीक है, डेट वाइज। अरे आप होमवर्क करते चलो, आप क्लासेस ध्यान से लेते चलो, ठीक है। इस चीज का अभी समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या प्रॉफिट होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, होने दो थोड़ी और 10-15 क्लासेस, फिर ये सब्जेक्ट जब कंप्लीट होगा तब तक आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी चीजें कवर कर ली, ठीक है। मैप रीडिंग की आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, इंफॉर्मेशन सर्च करने की आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, होमवर्क करने की हैबिट डेवलप हो जाएगी, मैप बनाना, ठीक है, उसकी हैबिट भी हो जाएगी। देखो कोशिश करते रहो, अब ऐसा थोड़ी है कि मुझसे यूरोप का मैप ही बन जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक, हाँ, एक ब्रीफली समझाने के लिए बना लेते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो उसको, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मैप की रीडिंग इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए भी। ओवरऑल आप अपने यूपीएससी एग्जाम को फोकस करिए पूरे तरीके से, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। इस टाइम पीरियड में जो कॉटन के जो सेंटर्स थे मेनली, उनके नाम आपको पता करने हैं, और नाम सिर्फ लिखने नहीं है, उनको मैप में भी ढूंढ के आओगे, ठीक है। और प्रैक्टिस ऐसे कर लेने हैं कि आप जब भी कोई नाम लिया जाए, किसी भी व्यापारी केंद्र का नाम लिया जाए, किसी स्थान का नाम लिया जाए, ठीक है, चाहे फिर वो राजधानी हो, कोई भी हो, आपको उसका आइडिया हो कि ये कहाँ लोकेटेड है, कहाँ होगा। तो मैप जो है, इंडिया का मैप है ना, वो बिल्कुल आना चाहिए, आपके विजुअलाइजेशन में आना चाहिए, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी। और आप तो बड़े समझदार हैं, आपने तो कॉपी बैग में रख ली। अच्छा है ना, अभी लिखो। और ठीक है, तो 1611 के बाद उन्होंने क्या किया, भारत में व्यापार पर मुख्य ध्यान दिया, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाहती थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के अवसर मिले, ठीक है। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने भेजा कि कुछ लोगों को कि जाइए वहां व्यापार के लिए बात करके आइए। तो भारत पहुंचने वाले कौन थे पहले ऐसे व्यक्ति, उनका नाम था विलियम हॉकिंस। लिखो, विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे। ये वर्ष 1609 के आसपास की बात है, 1609। ऐसा माना जाता है कि जब ये आए, ठीक है, और सूरत के तट पर जब ये उतरे, कि कहाँ जाना है, मुगल बादशाह से मिलने जाना है, ठीक है, जहांगीर से मिलने जाना है। तो जैसे ही सूरत पहुंचे, सूरत में किसका दबदबा था इस टाइम पे, किसका डोमिनेंस था, किसका था? ना ना, इस टाइम तक अभी तो डच अभी आए आई थी ना, अभी तो 1606 में तो बेचारे बेचारे वहां आए थे, मसूलीपट्टनम। हाँ, डोमिनेंस किसका था यहाँ, पुर्तगीज का। कहते हैं जैसे ही सूरत में पहुंचे, ठीक है, विलियम हॉकिंस पकड़ लिया इनको वहीं पे, जहाज वहाज सब जब्त कर लिए इनके। उन्होंने कहा परमिशन ली थी, तो उन्होंने कहा नहीं। कहते हैं कि इनको कुछ दिन पकड़ के रखा गया, बड़ी मुश्किल से वहां से छूट के गए हैं, और फिर मुगल बादशाह से मुलाकात हुई इनकी, बड़ी मुश्किल से, किसी तरीके से सिफारिशें लगाकर, ठीक है। और जब मुगल बादशाह जहांगीर के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि हाँ बताइए, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ सूरत में व्यापार करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा परमिशन नहीं मिलेगी, जाइए। तो इनको वापस भेज दिया गया। ही वॉज नॉट सक्सेसफुली इनको परमिशन नहीं मिली, लेकिन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस वहां पे था, बार बार इनको बोला जा रहा था मुगल बादशाह को। तो 1611 के बाद से आते आते 1611 के बाद से आते आते थोड़ा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, जो इनका जो प्रभाव बना, ठीक है, मुगल दरबार में, ठीक है, तो परमिशन उन्होंने दी। इसलिए 1613 के आसपास सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इनको सूरत में व्यापार करने की अनुमति मिली मुगल बादशाह से। लिखो,
देखो, हालांकि इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली, परंतु वर्ष 1613 के आसपास या वर्ष 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई। मतलब इन्होंने 1613 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अब विलियम हॉकिंस के बाद जो अगले जो रिप्रेजेंटेटिव आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, उनका नाम है थॉमस रॉ। थॉमस रॉ। ठीक है, लिखो, विलियम हॉकिंस के पश्चात थॉमस रॉ ने जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार की यात्रा की। थॉमस रॉ ने जहांगीर के दरबार में जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार की यात्रा की। इनका अच्छा प्रभाव बना मुगल बादशाह के ऊपर, ठीक है। और लिखो, थॉमस रॉ को मुगल बादशाह से व्यापारिक फरमान प्राप्त करने में सफलता मिली। व्यापारिक फरमान प्राप्त करने में सफलता मिली। फरमान दिया गया इनको, ठीक है, मतलब एक अनुमति पत्र इनको मिला, फरमान। और इस फरमान के अनुसार ये कहा गया, ये फरमान का जो टाइम है ये 1615-16 का है ये, ठीक है। 1616 भी मिलेगा कुछ जगह पे, 1615 भी लिखा मिलेगा, 1615 से 16 काफी टाइम तक रहे थे यहाँ पर मुगल दरबार में, ठीक है। कहते हैं कि ये जो 1616 वाला जो फरमान है, इसके अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन, ये अनुमति दे दी गई कि मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों में आप व्यापार कर सकते हो। लिखो, इस फरमान के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ठीक है, तो ये फरमान बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि जो मुगल साम्राज्य के जो क्षेत्र थे यहाँ पर व्यापार करने की इनको अनुमति मिली। अगला जो फरमान जो मिला इनको, ये समझ लीजिए, वो बड़ा घातक साबित हुआ क्योंकि उसमें इनको फ्री ट्रेड की परमिशन मिल गई थी, मुक्त व्यापार। तो फर्क समझते हैं ना, एक तो व्यापार और एक मुक्त व्यापार। तो जब मुक्त व्यापार हो जाएगा तो वहां पे किसी भी तरीके का शुल्क वसूला नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 1616 में ये उपलब्धि इनको मिली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि अब जो हमारा व्यापार होगा एशिया में वो किस पे होगा, मेनली वो भारत से होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहां कहां अपनी फैक्ट्रीज लगाई, उसके बाद कैसे कैसे इन्होंने किलेबंदी करनी शुरू की, ठीक है। 3 मुख्य किले बनाए थे ना इन्होंने, एक मद्रास में, एक बॉम्बे में और एक कलकत्ता में ना। तो ये 3 मुख्य केंद्र बन गए इनके। और आप सोच के देखिए कि एक समय ऐसा है कि 3 व्यापारिक केंद्र फिर क्या किस में परिवर्तित हो गए, प्रशासनिक केंद्र में परिवर्तित हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जितनी भी फैक्ट्रीज पढ़ी, ये शब्द जो बार बार आ रहा है, फैक्ट्री। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फैक्ट्री? क्या समझते हो आप इस शब्द फैक्ट्री से? क्या लगता है? अभी के समय का सोचिए, उस समय छोड़ दीजिए कि उन्होंने उनके हिसाब से फैक्ट्री का क्या मतलब था। अब क्या लगता है? फैक्ट्री मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होगा, है ना।
कोई एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा केंद्र होगा जहां पे वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता होगा, प्रोसेसिंग होती होगी, है ना, किसी वस्तु का निर्माण करने वाली कोई इकाई होगी ये। ऐसा नहीं था। हाँ देखो यहाँ पे जो हम बार बार यहाँ पे जो वर्ड लिख रहे हैं फैक्ट्री, इसका मतलब ये होता था इनके गोदाम जहां पे ये सामान रखते थे अपना, जो व्यापारिक वस्तुएं होती थी ना उनको रखा जाता था यहाँ पे, वस्तु, ठीक है, वस्तुओं को रखा जाता था। और इसी के पास यहीं पर एक इनका ऑफिस होता था, ऑफिस होता था इनका। और ये जो ऑफिस होता था, इनकी एक बड़ी अच्छी आदत थी और वो आदत हमने भी बहुत सीखी है। तो वो कहते हैं ना कि ठीक है, कोई भी जो टाइम पीरियड होता है पूरे तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं कहा जा सकता उसको, कुछ उसकी थोड़ी बहुत चीजें सही भी होती हैं, ठीक है। अब इनकी एक हैबिट थी, और उनकी जो हैबिट थी वो थी दस्तावेज बनाने की, मतलब डॉक्यूमेंटेशन जिसे हम कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की हैबिट थी इनकी। जितना भी काम होता था डेली बेसिस पे पूरे दिन का, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते थे उसका, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखते थे अपने ऑफिस में। कौन कौन अधिकारी आया है, कौन विजिटर आया है, कौन व्यापारी आया है, किस स्थान से किस समय से कितना व्यापार किया गया, किस वस्तु का व्यापार किया गया, पूरा लेखा जोखा रखते थे ये। तो ये इनका पूरा ऑफिस होता था, ठीक है। तो जहां पे इनकी वस्तुएं होंगी, व्यापारिक वस्तुएं, अब उन वस्तुओं को खरीदने के लिए कीमत लगी है इनकी, तो इनके लिए कीमती जगह हो गई, इनका ऑफिस हो गए, यहाँ इनके दस्तावेज हो गए, पूरा लेखा जोखा, पूरे डॉक्यूमेंट्स उसमें। अब ये क्या करते थे, अब क्योंकि समुद्री व्यापार कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए अपने वेपन्स भी लेके चलते थे, एक सुरक्षा की टुकड़ी भी लेके चलते, नेवी भी लेके चलते थे। फिर व्यापार करने वाले व्यापारी भी हुआ करते थे, तो ये लोग क्या करते थे, यहीं पे पास में फिर ये अपना रेसिडेंस रखते थे, रहना। इसका मतलब जब भी आप पढ़ोगे ना किताब में भी, तो आप क्या पढ़ते हो, व्यापारिक बस्ती पढ़ते हो। टर्म क्या पढ़ते हो आप, व्यापारिक बस्ती पढ़ते हो ना, ट्रेड सेटलमेंट्स, यही पढ़ते हैं हम। तो व्यापारिक बस्ती मतलब क्या, जहां पे इनकी वस्तुएं भी हो, इनका ऑफिस भी हो, जहां पे इनका आवास क्षेत्र भी हो। और फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इसको किलेबंद करना शुरू कर दिया। अब देखो, जब तक किलेबंदी नहीं थी तब तक ऐसा है कि किसी और का सामान रखा है और किसी और का दफ्तर है तो आपका भी दफ्तर है। लेकिन जब किलेबंदी होना शुरू हो जाए, किले बंद कर दिया जाए, तो अब इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो अंदर जो एरिया है पूरा, अब इस एरिया में एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए परमिशन किनसे ली जाएगी, जिसका ये पूरा एरिया है। इसका मतलब क्या, जैसे ही किलेबंदी हुई, ये किलेबंदी अपने आप में टेरिटरी को डिफाइन कर देती है। समझ में आया, सीमा क्षेत्र का निर्धारण हो गया कि ये जो क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र है, ये ब्रिटिश का क्षेत्र है, या पुर्तगीज का क्षेत्र है, फ्रेंच का है। किलेबंदी का मतलब ये होता। तो जब तक ये लोग फैक्ट्रियां लगा रहे थे तब तक प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी भी थोड़ी बहुत थी, फिर भी जो क्षेत्रीय शासक होते थे वो ये सोचते थे कि हमें भी तो राजस्व का लाभ मिलना चाहिए ना, हमारे यहाँ से कोई व्यापार करे तो हमें राजस्व दे, शुल्क अदा करे, है ना, व्यापार करने का। लेकिन जैसे ही उन्होंने किलेबंदी करनी शुरू की, तब शासकों ने बोलना शुरू किया कि आप हमारे क्षेत्र में, मेरे राज्य क्षेत्र में किसी और को किलेबंदी करने का अधिकार नहीं है। कि यहां पर किलेबंदी करने का मतलब ये है कि ये जितनी टेरिटरी अब किले के अंदर हो गई, इस दीवार के अंदर हो गई, ये टेरिटरी अब आपका अधिकार क्षेत्र हो गया। और मेरे संप्रभु क्षेत्र में कोई और अपना अधिकार क्षेत्र टेरिटरी पे कैसे बना सकता है। यहां से शुरू हुई क्षेत्रीय शासकों और कंपनियों के बीच में, ठीक है, स्ट्रगल, संघर्ष। और यहां से शुरू होगा इनकी कूटनीतियां, इनकी स्ट्रेटजीज, डिप्लोमेसी। ठीक है, अब आगे आगे के जो टॉपिक आएंगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं वो टॉपिक, साथ में पढ़ते रहिएगा और एनसीईआरटीज भी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़िए साथ साथ में।
जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ के आइएगा, जो क्लास में पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा फिर इसके क्वेश्चंस भी दूंगी, वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। और कभी कभी ये भी पॉसिबल है, और ये ज्यादा पॉसिबल है, क्लास में ही आपका सरप्राइज टेस्ट होगा, ठीक है, और यहीं की यहीं हिसाब किताब हो जाएगा, तुरंत तुरंत कॉपियां चेक करके। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एनसीईआरटी पढ़नी है, पढ़नी चाहिए नहीं, पढ़नी है, ठीक है। 12th क्लास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 12th क्लास, ओल्ड पढ़ लो, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। दोनों पढ़ लेना, न्यू भी पढ़ लेना, ओल्ड जरूर पढ़ना, मैं तो ये कहूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।